हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाईक्यू पर। आज यहाँ पे अपन लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के। और हाँ, आज आप लोगों को दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे। सेशन शुरू करेंगे, और सेशन शुरू करने से पहले आप लोग को एक और बात बता दें कि कल आप लोग ज्योग्राफिकल थॉट की तैयारी करके आइएगा, यूनिट 8 की। ठीक है, उसमें आप लोगों को करीब यहाँ पे 50+ क्वेश्चन कराए जाएंगे। 50+ क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे कराए जाएंगे जिससे आप लोगों का पूरा थॉट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और थॉट वो भी ऐसे नहीं, यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वहां पे उनको डिटेल में डिस्कस करके चलेंगे, तो जिससे आप लोग का जो 28 अगस्त को पेपर होने वाला है उसके लिए आप पूरा कंठस्थ हो जाएं, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब आप लोग कर देंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से कारक नगरीय ह्रास हेतु उत्तरदायी हो सकते हैं? परिवहन के स्वरूप में परिवर्तन, खनिज निक्षेपों की समाप्ति, जलवायु परिवर्तन, शहरी शासन और आसपास के कस्बों से प्रतिस्पर्धा। ए बी सी करेक्ट है, ए बी ई करेक्ट है, या फिर ए बी डी ई करेक्ट है, ए सी डी करेक्ट है? आंसर पता है उससे पहले आप लोग इंग्लिश को भी देख लीजिए। यहाँ पर ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मे बी एट्रीब्यूट टू द अर्बन डिक्लाइन? चेंज इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, exhaustion of mineral deposits, climate change, city governance, competition from nearby towns। तो यहाँ पे आप लोग कौन कौन से ऑप्शन आप लोगों को सही लग रहे हैं उसको आप लोग फटाफट से चूज कीजिए। क्या होता है, तो देखिए नगरीय ह्रास की ये लोग बात कर रहे हैं। नगरीय ह्रास होता क्या है? देखो, आमतौर पर जो नगर की स्थापना की जाती है वो अपनी सुविधाओं के लिए की जाती है, इसका विकास किया जाता है। तो वहां पे आप लोग परिवहन की व्यवस्था देखते हैं, स्कूली व्यवस्था, चिकित्सीय व्यवस्था और भी सारी जो रहने की व्यवस्था है। लेकिन ऐसा एक समय आता है कि ये सभी जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो आप लोग संसाधन के रूप में इनको व्यक्त करते हैं, ये अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाती हैं। जब अपनी ये चरम सीमा पे पहुंच जाती है तो इनका क्या होने लगता है? पतन होने लगता है। क्या होता है? इनका पतन होने लगता है, जिसके कारण ये जो नगर है आप लोगों का, आपने अपनी सुविधा के लिए बसाया होता है, लेकिन अब इसका ह्रास होने लगता है। तो यहाँ पे जो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे, तो यहाँ पे देखिए परिवहन के स्वरूप में आप लोग को परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। ए ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। खनिज निक्षेपों की भी समाप्ति होने लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब लोग ज्यादा रहने लग जाएंगे, तो खाने के संसाधन तो उतने ही है ना। जब जनसंख्या ज्यादा होगी, खाने के संसाधन उतने ही रहेंगे। यहाँ पे तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, मार्कस का जनसंख्या सिद्धांत आप लोगों ने इसमें पढ़ा है, तो वो यहाँ पे आप लागू कर सकते हैं। जो खनिज निक्षेप है उनकी समाप्ति हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन तो होगा, लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा ये सटीक नहीं बैठेगा। और शहरी शासन इसमें ज्यादा नहीं निक्षेप करेगा। आसपास के कस्बों से प्रतिस्पर्धा ये भी होती है। क्या करते हैं, जो आसपास के टाउन्स होते हैं उनसे अपने आप को अव्वल दिखाने के लिए यहाँ पे और भी ज्यादा सुविधाएं लेकर के आते हैं, जिनके कारण क्या होता है, नगरीय ह्रास यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे? ए बी और ई करेक्ट होगा, जो सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। भारत की जनगणना 2011 में आंकड़ा गुणवत्ता में सुधार हेतु नवीन परिवर्तन को निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा रूप सही से व्यक्त करता है? आंकड़ा गुणवत्ता में सुधार के लिए पूछ रहा है, तो ठीक है। अन्य का विकल्प पुरुष या फिर महिला के अतिरिक्त, कलपता और वियोजित के लिए पृथक कूट, कृषि अधीन भूमि की काश्तकारी की स्थिति, दिव्यांगता हेतु 4 नए कूट बनाए गए, किराएदारों के बारे में सूचना। ए डी ई करेक्ट है, ए बी डी करेक्ट है, ए बी ई करेक्ट है, या फिर ए सी डी करेक्ट है? इंग्लिश देख लीजिए। चलिए यहाँ पे नहीं देखो इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट न्यू एडिशन टू इम्प्रूव द डेटा क्वालिटी बाय सेंसस ऑफ इंडिया 2011? ऑप्शन ऑफ अदर देन मेल या फिर फीमेल, टेन्योर स्टेटस ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन, 4 न्यू कोर्स ऑन डिसेबिलिटीज, इंफॉर्मेशन अबाउट रेंटायर्स। ऑप्शन आप लोगों को नीचे दिख रहे हैं, जो ऑप्शन आपको सटीक लग रहा है उसका आंसर दे दीजिए। देखिए ये क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन था, इसको एनटीए ने अपनी जांच से बाहर रखा है। ठीक है,
इसका क्या है, इस क्वेश्चन को उन्होंने डाउट में रखा है, इसका आंसर दिया ही नहीं था, हटा दिया था, तो मैंने भी इसको ज्यादा गौर नहीं किया है। मैं इसका आंसर आप लोगों को देख करके बताऊंगी, मतलब मैं खुद पढ़ के इसका तब बताऊंगी। मैंने क्वेश्चन बनाया लेकिन इसका मैंने देखा नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं इसका आपको सटीक आंसर ही दूंगी। चलिए आगे बढ़िए। और हाँ, आप लोग भी ट्राई करना है, इसमें कौन सा आप लोग सटीक जाएंगे, इसको देखना। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाहरित वन के मुख्य वृक्ष महोगनी, एबोनी और रोजवुड हैं। आपने उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों को पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद में ये कह रहा है उष्णकटिबंधीय मानसून वन की प्रमुख प्रजातियां साल है और सागवान है। पैराग्वे और दक्षिण अफ्रीका के चाको प्रदेश में चेस्टनट वृक्ष को एक्स ब्रेकर के रूप में जाना जाता है। सिनकोना वृक्ष की छाल को चेविंग गम के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। हेमलॉक मैंग्रोव प्रजातियां और सागवान वृक्ष की छाल में टेनिन पाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग कौन सा करेक्ट कर रहे हैं? ठीक है, इंग्लिश में भी देख लीजिए, तब तक हिंदी वाले इनका आंसर कीजिए। Which of the following statement are not correct? Mahogany, ebony, and rosewood are main tree of the tropical bed evergreen forest. Sal, sagwan, teak are major species of the tropical monsoon forest. Chestnut tree is known as X-breaker in Chaco region of Paraguay and southern Brazil. चिनकोना या फिर आपका सिनकोना है। ट्री bark is used manufacture chewing gum. Tannin is found in the bark of hemlock, mangrove species and teak. कौन सा ऑप्शन आप लोग सही कर रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, उष्णकटिबंधीय सदा रहित आर्द्र रहित वन, मुख्य वृक्ष यहाँ पे महोगनी बता रहा है, एबोनी बता रहा है और रोजवुड बता रहा है। तो ये आप लोगों का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। कथन सही नहीं है पूछा गया है, हाँ, तो ये महोगनी, एबोनी, रोजवुड, महोगनी, एबोनी और रोजवुड इसके नहीं होते। यहाँ पे ये साल, सागवान, उष्णकटिबंधीय मानसून वन में पाए जाते हैं, ये सही है। ठीक है, तो इसको आप लोग हटा देंगे, बी को हटाएंगे, तो एक तो ये आपका ये गया, एक ही जाएगा बी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पराग्वे और दक्षिण ब्राजील के चाको प्रदेश में चेस्टनट वृक्ष को एक्स ब्रेकर के रूप में जाना जाता है, ये आप लोगों का गलत है, ठीक है, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद में आता है आप लोगों का सिनकोना वृक्ष की छाल को चेविंग गम के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, ये सही है। सही है तो इसलिए इसको गलत कर देंगे। हेमलॉक मैंग्रोव प्रजातियों में सागवान वृक्षों की छाल में टेनिन पाया जाता है, ये भी आप लोगों का गलत है। ए, डी और ई गलत हो जाएगा, तो वही आप लोगों का ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किन सुरक्षात्मक स्थल के शहरों को गिरिशीर्ष स्थल शहरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? इवेडन, मॉन्ट्रियल, एडिनबर्ग, न्यूयॉर्क, किसको किया गया बताओ, या फिर हेमबर्ग? कौन कौन से को किया गया बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंसिव साइट सिटी में ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज हिलटॉप साइट सिटीज? इवेडन, मॉन्ट्रियल, एडिनबर्ग, न्यूयॉर्क या फिर हेमबर्ग, कौन से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे? देखिए यहाँ पे ये बात कर रहा है हिल टॉप साइट की, तो उसमें आप लोगों के आते हैं, एक तो आपका आ जाएगा इबेडन आएगा, ठीक है, और मॉन्ट्रियल नहीं आएगा यहाँ पे, एडिनबर्ग आएगा, और न्यूयॉर्क नहीं है, हैम्बर्ग भी नहीं है। ए और सी करेक्ट हो जाएगा जो आपका थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। आप लोग को सही से विजिबल है? हम्म। चलिए आगे बढ़िए। उलमिन के अनुसार स्थानिक अंतरक्रिया के आवश्यक घटकों में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? अनुपूरकता, संधारणीयता, सततता, सुविधा, मध्यवर्ती अवसर, स्थानांतरणीयता। यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, कौन कौन से करेक्ट हैं। According to the Ullman, two necessary elements of spatial interaction include complementary, sustainability, convenience या फिर intervening opportunity, या फिर transferability। कौन कौन से यहाँ पे उन्होंने दिए थे, किन किन घटकों को शामिल किया था? आप लोगों ने इसको अगर पढ़ा है, उलमेन का मॉडल है ये,
पढ़ा है तो बताइए फटाफट से। तो देखिए जो उलमेन है इनके अनुसार यहाँ पे रखे गए थे, अनुपूरकता को रखा गया था, और इसके बाद में आप लोगों का इंटरविनिंग अपॉर्चुनिटी को रखा गया था, स्थानांतरणीयता को रखा गया था। ए डी ई तीनों करेक्ट हो जाएंगे। तो ये आप लोगों के थर्ड ऑप्शन में है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन से युग्म सम्मिलित है? यहाँ पे सांस्कृतिक प्रदेश दिए गए हैं, उनके राज्य दिए गए हैं, कल्चरल रीजन दिए गए हैं, स्टेट्स दिए गए हैं। कौन सा सांस्कृतिक प्रदेश किस राज्य में मिलता है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए हडोती, हडोती आप लोगों को देखने को मिलेगा कहाँ पे? राजस्थान में। अच्छा युग्म सुमेलित है पूछा गया है, ठीक है। तो हडोती ये राजस्थान में बता रहा है, ये सही है, हडोती राजस्थान में है। खानदेश ये महाराष्ट्र में है, ये भी सही हो जाएगा आप लोगों का। और इसके बाद में आप लोगों का बघेलखंड बिहार में बता रहा है, आप लोग बताइए बिहार में है क्या ये? रुहेलखंड को मध्य प्रदेश में बता रहा है, ये गलत हो जाएगा। मालवा आप लोगों का पंजाब में है, ये सही है, पंजाब में ही है मालवा। हाँ मालवा पंजाब में है। ए बी ई ही करेक्ट होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट आप लोग भी देख के बताना, मालवा पंजाब में ही है ना? एक मालवा तो शायद राजस्थान में है, ये मुझे लग रहा है पंजाब में ही है। ए बी ई ही करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन देखना। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी जाति की प्रमुख विशेषताओं को प्रस्तुत करते हैं? जातियां पद सोपानिक रूप से श्रेणीबद्ध होती हैं, उनमें जाति से संबंध व्यवसाय अपरिवर्तनीय रूप से होता है। जाति के सदस्य सामान्यतः पिछमांगी संस्कृति को साझा करते हैं। उपलब्धियों और कुलीनता का प्रतिफल विभिन्न इकाइयों के मध्य अन्योन्य क्रिया को निर्धारित करता है। जातियां संगोत्रीय इकाई होती हैं। यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, उनको देख लेना। इसके बाद में यहाँ पे चलते हैं इंग्लिश की तरफ में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मेन एट्रीब्यूट ऑफ जाति? जाति आर हायरार्किकली ग्रेडेड, they invariably have a jati linked occupation. Member of jati generally share heterogeneous culture. Consideration of achievement and mobility determine interaction between different units. जातिज are endogenous unit. यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप लोग सही कर रहे हैं, इसको बताइए जातियों के बारे में। देखिए जो जातियां होती हैं ये पद सोपानिक रूप से श्रेणीबद्ध होती हैं, बिल्कुल ये श्रेणी हायरार्किकली चलती हैं ये। तो यहाँ पे आप लोगों का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उनमें जाति से संबंध व्यवसाय अपरिवर्तनीय रूप से होते हैं, ये भी आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। अपरिवर्तनीय रूप से होता है, जातियों का व्यवसाय होता है। देखिए जाति के अनुसार से भी आप लोग का, जैसे ब्राह्मण है उसका काम पूजा पाठ करना होता है, आजकल तो नौकरी वगैरह करने लग गए हैं, लेकिन बहुत से काम है जो उनके अपरिवर्तन है, उनको करने ही करने होते हैं। जैसे बनिक समाज होता है, उनको वो परचून की दुकान पसंद होती है, या फिर उनके बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, वो वही काम करेंगे। सिंधी लोग हैं ज्यादातर कपड़ों के व्यापारी होते हैं, तो उनके क्या है, ये वो पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते जाते हैं, उसमें परिवर्तन लाना वो पसंद नहीं करते हैं। जाति के सदस्य सामान्यतः विश्वांगी संस्कृति को साझा करते हैं, विश्वांगी को नहीं करेंगे, आप लोग गलत हो जाएगा। उपलब्धियां और कुलीनता का प्रतिफल विभिन्न इकाइयों के मध्य अन्योन्य क्रिया को निर्धारित करता है, ये इसमें इतना ज्यादा फैक्टर मायने नहीं रखता है। जातियां संगोत्रीय इकाई होती हैं, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप लोगों का ए बी और ई करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक भूगोलवेत्ता एक राज्य के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन मापदंडों को प्रयुक्त करते हैं? एक क्षेत्र कोई व्यक्तियों पर सत्ता जो उस क्षेत्र के बाहर से उद्भूत विधियों कानून के द्वारा अप्रतिबंधित हो। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक महत्वपूर्ण भाग द्वारा मान्यता हो। मान्य सीमाओं के साथ पृथ्वी के भूतल का निश्चित भाग हो। राज्य की पूछ रहा है ये, ठीक है, राज्य में क्या क्या चाहिए आप लोगों को। आवश्यक या व्यक्तियों के लिए अभीष्ट कार्यों को करने के लिए प्रशासनिक प्रणाली हो। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक वस्तुओं व्यक्तियों और विचारों को संचारित करने के संगठित साधन होने चाहिए। ऑप्शन आप लोगों को नीचे दिए गए हैं, उनको देखेंगे, तब तक चलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर ले, चल लो।
Which of the following criteria is used to study of state by political geographers? Power over the population of an area, unrestrained by law, originate from outside the area, recognition by significant portion of international community, Def- uh, definite portion of earth land surface with recognized limits, administrative system to perform function needed or desired by the pupil, organized mean of transmitting goods, people and idea from one part of territory टू अनदर। ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, इनके आंसर कीजिए। अब देखिए, एक जो राजनीतिक भूगोलवेत्ता होता है, वो जब राज्य का अध्ययन करता है तो वो किन किन मापदंडों को यहाँ पे देख करके चलता है। तो यहाँ पे देखिए, जो वो मापदंड यहाँ पे देखता है, एक क्षेत्र के व्यक्तियों पर सत्ता जो उस क्षेत्र के बाहर उद्भूत विधियों कानून के द्वारा अप्रतिबंधित हो, तो अप्रतिबंधित नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जब राज्य की बात कर रहा है तो अंतरराष्ट्रीय बात क्यों करेगा, ये भी आप लोग का गलत हो जाएगा। मान्य सीमाओं के साथ पृथ्वी के भूतल का एक निश्चित भाग होना चाहिए, ये यहाँ पे देखेगा, तो सी ऑप्शन आप लोगों का होगा। इसके बाद में आवश्यक या फिर व्यक्तियों के लिए अभीष्ट कार्यों को करने के लिए प्रशासनिक प्रणाली होनी चाहिए, बिल्कुल राज्य के पास में अपनी एक प्रशासन होना चाहिए जिसके तहत सभी कार्य किए जाए। तो सी डी भी हो जाएगा आप लोगों का, ये करेक्ट है। इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। वैसे ए और बी अगर आप लोग अगर काटते हैं तो 20 में है, 20 में है, 20 में है, एक ही ऑप्शन आप लोगों का बचता है। ठीक है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक वस्तुओं का, व्यक्तियों का और विचारों का संचारित करने के संगठित साधन होने चाहिए, ये भी एक राज्य का जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, सी डी ई करेक्ट हो जाएगा। और इसमें आप लोग एक और जैसे जोड़ सकते हैं, राज्य के भाग में जो जनसंख्या होती है उसका भी प्रमुख स्थान होना चाहिए, सीमाओं का निर्धारण होना चाहिए राज्य में, और उसके साथ में स्वयं का एक प्रशासनिक स्वरूप होना चाहिए। और यहाँ पे आप लोग जैसे परिवहन संचार है, परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए राज्य की। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश परिवहन, मध्य प्रदेश परिवहन, संचार व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं डार्विन के बारे में समझेंगे। भौगोलिक चिंतन पर डार्विन के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछा गया है। चलिए, सही है पूछते हैं तो बताएंगे इनको सही है कौन सा है। जेम्स हटन ने भूआकृतिक विकास में एक रूपतावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। फ्लूअर ने नस्लों, राज्यों और शहरों से संबंधित अपने अध्ययन में संघर्ष और चुनाव अवधारणा को प्रयोग किया था। एटॉल की उत्पत्ति के बारे में डार्विन के कार्य और समय के साथ साथ जैविक प्रजातियों के धीरे धीरे रूपांतरण के विचार ने डेविस को अपना आवर्धन चक्र का सिद्धांत विकसित करने के लिए प्रेरित किया था। स्टोडार्ट ने मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव का आकलन करने के लिए शरीर क्रियात्मक अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया था। ऑप्शन आप लोगों को नीचे दिए गए हैं। Which of the following statement are correct about impact of Darwin on geographical thought? James Hutton demonstrated the theory of uniformitarianism in landform evolution. Fleur used struggle and selection concept in his study on race, state, and town. Darwin worked on the origin of atoll and the idea regarding slow transformation of biological species over time together inspired David to develop his own theory of cycle of erosion. Students stressed the need of physiological study to assess environmental effect on man. और ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं, जो आप लोगों को सही लग रहा है वो बताइए। तो देखिए, जो भौगोलिक चिंतन पर डार्विन के प्रभाव पूछे गए हैं, तो चलिए डार्विन के प्रभाव भी आप लोग बता ही देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि जेम्स हटन ने भूआकृतिक विकास में एक रूपतावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वो किससे प्रभावित होकर के किया था? डार्विन से प्रभावित होकर के किया था। तो ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। फ्लूअर ने नस्लों, राज्यों और शहरों से संबंधित अपने अध्ययन में संघर्ष और चुनाव अवधारणा का प्रयोग किया था। तो ये फ्लूअर ने नहीं किया था, शायद ये स्टोडर्ट ने किया था। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, बी को करेक्ट गलत कर देंगे। ठीक है।
इसके बाद में एटॉल की उत्पत्ति के बारे में डार्विन के कार्य और समय के साथ साथ जैविक प्रजातियों के धीरे धीरे रूपांतरण के विचार ने डेविस को अपना अपवर्तन चक्र का सिद्धांत विकसित करने के लिए प्रेरित किया था। ये बिल्कुल सही है। ये किसने किया था? डार्विन। ये भी किससे प्रभावित थे? डार्विन से ही प्रभावित थे। इसके बाद में ही डार्विन ने डेविस ने अपना अपवर्तन चक्र दिया था। सी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। दो ही पूछे गए हैं। स्टुडर्ट ने मनुष्य और पर्यावरण के प्रभाव का आकलन करने के लिए शरीर क्रियात्मक अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया था, तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। ए और सी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए आगे ये निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अपवर्तन चक्र का डेविसियन मॉडल भू-आकृति विकास की स्थानिक निर्भरता श्रृंखला पर विचार करता है। पेंक का भौगोलिक चक्र मॉडल भू-आकृति विकास की काल स्वतंत्र श्रृंखला पर विचार करता है। डेविसियन भौगोलिक चक्र ने चरण पर अत्यधिक बल दिया है, संरचना पर कम ध्यान दिया है। पेंक ने बल दिया है कि भू-आकृतियों के रूप में उत्थान की अवस्था एवं दर तथा निम्नीकरण की दर से संबंधित होता है। ऑप्शन आप लोगों को नीचे दिए गए हैं। आगे बढ़िए, इसका इंग्लिश देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? डेविसियन मॉडल ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन इनमें से स्पेस डिपेंडेंट सीरीज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, पेंक्स मॉडल ज्योग्राफिकल साइकिल इनमें से टाइम इंडिपेंडेंट सीरीज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, डेविसियन ज्योग्राफिकल साइकिल ओवर emphasize state and gave less attention to structure. Pink emphasized that geomorphic forms are expressed of phase and rate of upliftment in relation to rate of degradation. यहाँ पे आप लोग ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर रहे हैं उसका आंसर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा उसको देखें तो अपवर्तन चक्र का जो डेविसियन मॉडल है भू आकृति विकास की स्थानिक निर्भरता श्रृंखला पर विचार करता है, तो ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये कह रहा है कि पेंक का भौगोलिक चक्र मॉडल भू आकृति विकास की काल स्वतंत्र श्रृंखला पर विचार करता है, तो पेंक का ये भी सही है। बी भी सही हो जाएगा। डेविसियन भौगोलिक चक्र ने चरण पर अत्यधिक बल दिया है, संरचना पर नहीं। देखिए इन्होंने तीन चीज को ध्यान में रखा था। टाइम जो इन्होंने संरचना और स्ट्रक्चर जो संरचना ही बोलते हैं, और टाइम, और एक और कौन सा था? प्रोसेस। ठीक है, ये था इनका स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम था। डेविस के द्वारा दिए गए थे, तो संरचना पर कम ध्यान नहीं दिया था उन्होंने, पूरा पूरा ध्यान दिया था। सी ऑप्शन आप लोग, नहीं 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 नहीं, कम ध्यान दिया था। ये तो सही है ना। इसमें पूछा क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? हाँ, तो बी आपका सही है। संरचना पर कम ध्यान दिया था, भौगोलिक चक्र के चरण पर उन्होंने अत्यधिक बल दिया था, ये तो सही है। सी सही है यहाँ पे। अपवर्तन चक्र का डेविसियन मॉडल भू-आकृति विकास की स्थानिक निर्भरता पर श्रृंखला पर विचार करता है, तो ये गलत हो जाएगा इसमें। ये गलत है, ए गलत है, बी सही है, सी सही है। एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं, सारा कुचड़ कुचड़ हो गया। यहाँ पे देखिए जो इसने कहा है कि अपवर्तन चक्र का डेविसियन मॉडल हुआ करती विज्ञान की स्थानिक निर्भरता श्रृंखला पर विचार करता है, तो ये आप लोगों का गलत है। ठीक है, सही पूछा गया तो गलत थोड़ी ना बताएंगे इसमें। ठीक है, पेंक के भौगोलिक चक्र मॉडल हुआ करती विकास की काल स्वतंत्र श्रृंखला पर विचार करता है, ये सही है। डेविएशन भौगोलिक चक्र ने चरण पर अत्यधिक बल दिया था, ये सही है। उन्होंने चक्र पर दिया, चरण पर दिया था, संरचना पर थोड़ा सा कम था, सी सही है यहाँ पे। पेंक ने बल दिया कि भू-आकृतियों के रूप में उत्थान की अवस्था एवं दर निम्नीकरण की दर से संबंधित होती है, तो ये भी इनका सही है, पेंक ने दिया था। बी सी डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारत में संसाधन तथा आधारभूत ढांचे के विकास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। क्रोमाइट निक्षेप संयोजित द्रव्यमान के रूप में अत्यल्पकालिक सेलों अल्ट्रा बेसिक जैसे डूनाइट, पेरिडोटाइट और सर्पेंटाइन की सिराओं में पाया जाता है।
भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। जामनगर तेल शोधक सर्वाधिक क्षमता युक्त तेल शोधक है जो कि आयातित कच्चे पेट्रोल का प्रयोग करता है। केरल का समुद्र तटीय इलिमनाइट रेत भारत में मैग्नेटाइट का सबसे बृहद संरक्षित भंडार है। यहाँ पे विकल्प आप लोगों को दिए गए हैं, इनमें से आप लोग चयन कीजिए। इसका इंग्लिश देखिए यहाँ पे। Consider the following statements relate to resource and infrastructure development in India. Chromite deposits are found in the form of segregation, masses and veins in ultra basic rocks such as dunite, peridotite, and serpentine. The objective of Biosphere Reserve in India is to promote research on ecological conservation and industrial development. Jamnagar Oil Refinery has the largest installed capacity and huge import crude petroleum. The ilmenite beach sand of Kerala contain the largest reserve of monazite in India. ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको आप लोग कीजिए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा, फटाफट से कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, चलते हैं अपने क्रोमाइट निक्षेप विसंयोजित द्रव्यमान के रूप में अत्यल्पकालिक सैलो अल्ट्रा बेसिक जैसे डुनाइट है, पेरिडोनाइट है, सर्पेंटाइन है, इनकी स्राव में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण ठीक है, लेकिन औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, बी को हटा देंगे। अगर बी को आप लोग यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं, ऑप्शन आप लोगों का आ चुका है। आगे भी देख लीजिए, जामनगर तेल शोधक सर्वाधिक क्षमता युक्त तेल शोधक है जो कि आयातित कच्चे पेट्रोल का प्रयोग करता है। सी सही हो जाएगा। केरल का समुद्र तटीय इलिमनाइट रेत भारत में मोनेजाइट का सबसे बृहद संरक्षित भंडार है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, फैक्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, ए सी डी फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, चुनावी अध्ययनों में भौगोलिक अभिरुचियों के मुख्य बिंदुओं को निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतीकों का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ सिंबल्स, मतदान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ वोटिंग, मतदान अंतराल का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ मार्जिन एंड ऑफ वोटिंग, मतदान पर भौगोलिक प्रभाव, प्रतिनिधित्व का भूगोल। तो यहाँ पे देखिए, मुख्य बिंदुओं को कौन से सही ढंग से प्रतिनिधित्व करते हैं, चुनावी अध्ययनों की बात कर रहा है ये। इंग्लिश में भी देख लीजिए, which of the following correctly represent the main focus of geographical interest in electoral study? Geography of symbol, geography of voting, geography of voting margin, geographic influence on voting, geography of representation. ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जो सही से चुनावी अध्ययनों को बताएगा तो यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा, आप देखिए, मतदान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ वोटिंग। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। मतदान अंतराल का भूगोल, ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है ये। मतदान पर भौगोलिक प्रभाव होगा और प्रतिनिधित्व का भूगोल हो जाएगा। बी डी ई करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पराली को जलाना, स्टबल बर्निंग, वायु प्रदूषण में योगदान करता है। ताप विद्युत द्वारा नदी में उष्ण जल छोड़ना तापीय प्रदूषण में योगदान नहीं करता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण भावोत्तेजक और या फिर मनोवैज्ञानिक प्रभाव जैसे चिड़चिड़ापन, दुश्चिंता, तनाव उत्पन्न करता है। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा कृषि भूक्षरण के नियंत्रण का एकमात्र विकल्प है। ऑप्शन आप लोगों को नीचे दिए गए हैं, तब तक इंग्लिश कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा गया है, मैंने वहां पे करेक्ट पढ़ लिया था। स्टबल बर्निंग कंट्रीब्यूशन टू एयर पॉल्यूशन, discharge of warm water from thermal power plants into river does not contribute to thermal pollution. Noise pollution can cause emotional and psychological effects such as irritability, anxiety, and stress. In mountainous area, terrace farming is the only option to control soil erosion. तो यहाँ पे आप लोग कौन से के साथ में जा रहे हैं उसको बताइए फटाफट से।
चलिए, देखिए यहाँ पे आप लोग ने पढ़ लिए हैं ऑप्शन। पराली को जलाना स्टबल बर्निंग वायु प्रदूषण में योगदान करता है, ये सही है। तो देखिए यहाँ पे हिंदी गलत दिया गया है, सही नहीं पूछा गया है। ठीक है, नहीं पूछा गया है। आगे जो इंग्लिश वाला था उसमें नहीं पूछा था। तो पराली को जलाना स्टबल वायु प्रदूषण में योगदान करता है, ये सही है। तो इसको तो आप लोग गलत मान के चलेंगे। ताप विद्युत द्वारा नदी में उष्ण जल छोड़ना तापीय प्रदूषण में योगदान नहीं करता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो योगदान करता है, तो इसलिए आप लोगों का बी करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण जो होता है उसमें चिड़चिड़ापन हो जाता है लोगों को। बिल्कुल, आप लोग जैसे ज्यादा शोर होने लगता है बच्चों पर, जैसे बच्चे उधम मचाने लगते हैं या फिर कोई तेज तेज आवाज में गाने चलाता है, तो आप लोग उस पर झंझनाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं कि बंद कर दे यार, कान फूट रहे हैं, सिर दर्द कर रहा है, दुश्चिंता होने लगती है, तनाव उससे होने लगता है। तो ये आप लोगों का सही है, सही है, आप लोगों को छोड़ना है। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा कृषि भूक्षरण के नियंत्रण का एकमात्र विकल्प है, ये भी सही है। ठीक है, जब ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ी एरिया में टेरेस फार्मिंग ही होती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी और डी करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। चलिए, आपको पेरोक्स से पूछा गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन वृद्धि ध्रुव की अवधारणा के बारे में सही नहीं है? कौन सा यहाँ पर ग्रोथ पुल के बारे में सही नहीं दिया गया है? पेरोक्स का मौलिक कार्य आर्थिक स्थान स्पेस में ग्रोथ पुल वृद्धि ध्रुवों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। बॉर्डविले ने ग्रोथ पोल वृद्धि ध्रुव में भौगोलिक आयाम को व्यापक रूप से बहिष्कृत किया है। ध्रुवीकरण की प्रक्रिया समूहन अर्थव्यवस्था एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स पर निर्भर करता है। निस्पंदन ट्रिकल डाउन प्रभाव में प्रादेशिक योजनाकारों की न्यूनतम रुचि होती है। स्थानिक अंत्यक्रियाओं में केवल वस्तुओं का संचलन सीमित होता है। यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को नीचे दिए गए हैं। Which of the following statement are not correct regarding the concept of growth goal? ए में दिया गया है पेरोक्स ओरिजिनल वर्क focuses on the development of growth goal in economic space. Baudelaire comprehensively excluded the geographical dimensions of from growth goal. The process of polarization depend upon agglomeration economies. The trickle-down effect are minimum interest to regional planners. Spatial interaction include movement of goods only. तो यहाँ पे देखिए कौन से नॉट करेक्ट पूछे गए हैं, बताइए कौन कौन से यहाँ पे सही नहीं है बॉडोविले के बारे में। चलिए, तो बॉडोविले में यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रोडक्ट्स का मौलिक कार्य जो है आर्थिक दिक् स्थान में ग्रोथ पोल के विकास पर ध्यान केंद्रित करना था, ये तो सही है, ये पेरोक्स ने कहा था, तो ए ऑप्शन आप लोग का गलत हो जाएगा। इसके बाद में ये कह रहा है बॉर्डोविले ने सॉरी ग्रोथ पोल में भौगोलिक आयाम को व्यापक रूप से बहिष्कृत किया था, ये गलत हो जाएगा। गलत ही आपको पूछे गए हैं, ये सही है। ध्रुवीकरण की प्रक्रिया समूहन अर्थव्यवस्था एग्लोमरेशन इकोनॉमीज पर निर्भर करता है, तो ये भी आप लोगों का क्या है, ये सही है, ये पेरोक्स के द्वारा कहा गया था। इसको आप लोग हटा देंगे, ठीक है, ये गलत है, ये सही है इसलिए ये गलत है। इसके बाद में निस्पंदन ट्रिकल डाउन प्रभाव में प्रादेशिक योजनाकार की न्यूनतम रुचि रहती, न्यूनतम नहीं रहती भैया, इसको भी आप लोग गलत कर देंगे। स्थानिक अंतःक्रियाओं में केवल वस्तुओं का संचलन शामिल था, केवल वस्तुओं का नहीं था, तो इसको आप लोग ई को भी गलत कर देंगे। ठीक है, ए सॉरी बी डी और ई गलत है। बी डी ई आप लोगों का फोर्थ में दिया गया है, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किन देशों ने 1960 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक की स्थापना की थी? किन किन ने की थी बताइए, कौन कौन से यहाँ पे ओपेक हैं? तो देखिए 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, डेट आप लोगों को पता हो चुकी है। तो यहाँ पे जो देश शामिल थे वो आप लोगों को बताने हैं। ईरान बता रहा है, ईरान नहीं था इसमें। ठीक है, इराक था, इंडोनेशिया था, लीबिया भी था, सऊदी अरब था। बी सी डी ई यानी कि थर्ड ऑप्शन आप लोगों को करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो संस्थापक सदस्य थे कि इसमें हो जाएगा, वेनेजुएला भी था इसमें, अरब भी था, अरब तो इसमें हो गया है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो इसका इंग्लिश है ये। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? स्थानिक अंतःक्रिया व्यक्तियों, वस्तुओं, सूचना के प्रभाव में प्रतिबिंबित होते हैं। गुरुत्व मॉडल स्थानिक अंतःक्रिया विश्लेषण में प्रयुक्त किया जाता है। हर्ष ने अपने स्थानिक अंतःक्रिया मॉडल में भौतिक शास्त्र की चालन, संवहन और विकिरण की अवधारणाओं को प्रयुक्त किया था। स्थानिक अंतःक्रिया की दिशा अन्य रूप से मध्यवर्ती अक्षरों से निर्धारित होती है। कौन से ऑप्शन यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर रहे हैं, उसका आंसर कीजिए। अच्छा, इसका इंग्लिश तो देखिए नहीं है। Which of the following statement are not correct? Spatial interaction is reflected in the flow of people, goods, and information. Gravity model is used for spatial interaction analysis. Hurst applied concept of conduction, convection, and radiation of physics in his model of spatial interaction. The direction of spatial interaction is determined exclusively by intervening opportunity. यहाँ पे कौन से ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। चलिए, तो देखिए यहाँ पे पहला ये कह रहा है कि स्थानिक अंतःक्रिया व्यक्तियों, वस्तुओं, सूचना के प्रभाव में प्रतिबिंबित होती है। ये आपका गलत हो जाए, सही है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सही नहीं पूछा गया है यहाँ पे। गुरुत्व मॉडल को स्थानिक अंतःक्रिया विश्लेषण में प्रयुक्त किया जाता है, ये भी सही है। हर्स्ट ने अपने स्थानिक अंतःक्रिया मॉडल में भौतिक शास्त्र की चालन, संवहन और विकिरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, ये गलत हो जाएगा। स्थानिक अंतःक्रिया की दिशा अनन्य रूप से मध्यवर्ती अवसरों से निर्धारित होती है, ये भी गलत हो जाएगा। सी और डी यहाँ पे आप लोगों के गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह परिवर्तनशील भौतिक और सांस्कृतिक भूदृश्य की पूर्व धारणा पर आधारित है। उद्यमियों को कच्चे माल और बाजार की अवस्थिति के बारे में संपूर्ण ज्ञान होता है। औद्योगिक अवस्थिति निर्धारण में समूहन की कोई भी भूमिका नहीं होती है। परिवहन के बहुविध तरीके होते हैं। यह न्यून लागत अवस्थिति के नियमों पर आधारित होती है। बताइए कौन सा कथन सही है, पूछा गया है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, सही है या फिर नहीं सही है पूछा गया है। करेक्ट ही पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद द रेफरेंस टू वेबर इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी? पढ़िए इसको, तब तक थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए, यहाँ पे सही पूछा गया आपसे। यह परिवर्तनशील भौतिक और सांस्कृतिक भूदृश्य की पूर्व अवधारणा पर आधारित है, तो ये आप लोगों का सही है। उद्यमियों को कच्चे माल और बाजार की अवस्थिति के बारे में संपूर्ण ज्ञान होता है। अच्छा, सांस्कृतिक भूदृश्य की पूर्व धारणा, ये आप लोगों का गलत है। यहाँ पर सही पूछा गया है, तो ए को गलत कर देंगे। उद्यमियों को कच्चे माल की बाजार की अवस्थिति के बारे में संपूर्ण ज्ञान होता है, तो ये आप लोगों का सही है। और औद्योगिक अवस्थिति निर्धारण में समूहन की कोई भूमिका नहीं होती है, ये भी वेबर के द्वारा कहा गया था। सी ऑप्शन भी करेक्ट है। इसके बाद में परिवहन के बहुविध तरीके होते हैं, ये नहीं है। परिवहन के बहुविध तरीके नहीं होते, या न्यून लागत अवस्थिति के नियम पर आधारित है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बी और सी करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में परिवहन, कृषि तथा खनिज संसाधनों के बारे में कथनों पर ध्यान देना है। बताइए यहाँ पे कौन कौन से कथन सही होंगे, ये आप लोगों से पूछा गया है। कोंकण रेल रोहा से कन्याकुमारी को जोड़ती है और इसकी पटरी की लंबाई 760 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केवल 1000 व्यक्तियों या फिर अधिक आबादी वाली बस्तियों, निवास स्थान हेतु सभी ऋतुओं में सड़क संपर्क प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश की तुलना में महाराष्ट्र में दीर्घकालिक रूप से गन्ने की पेराई का कार्य किया जाता है। भारत में सर्वाधिक अदरक का उत्पादन आंध्र प्रदेश में किया जाता है।
जो टोटल उत्पादन का 98% भाग है। इंग्लिश में भी देख लीजिए यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड मिनरल रिसोर्स। अब देखिए आप लोगों ने तीनों चीज को इसमें पढ़ना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन आप लोगों ने सब पूछ लिया, ट्रांसपोर्ट भी पूछ लिया, एग्रीकल्चर भी पूछ लिया, मिनरल्स भी पूछ लिया, तो अब आप लोग ये नहीं सोच सकते इस टॉपिक को हम लोग छोड़ दें, इसको नहीं छोड़ें, ठीक है, सब पढ़ना पड़ेगा। कोंकण रेलवे कनेक्ट रोहा टू कन्याकुमारी एंड ट्रैक बीजर 760 किलोमीटर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोवाइड्स सिंगल ऑल वेदर road connectivity to the habitation of 1000 person or more. Maharashtra has a longer crushing period of sugarcane than Uttar Pradesh. Andhra Pradesh, with the share of more than 98% of total production of mica, is the leading mica production state in India. ऑप्शन दिए गए हैं, सही बताइए कौन सा सही होगा। चलिए तो यहाँ पे आप लोग देखें, कोंकण रेल रोहा से कन्याकुमारी को जोड़ती है, इसकी पटरी 707 किलोमीटर है, ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केवल 1000 व्यक्तियों के लिए है या फिर उस अधिक आबादी वाली बस्तियों के लिए, सभी ऋतुओं में सड़क प्रदान करती है। ये इसमें आपका सही है ये वाला। और इसके बाद में उत्तर प्रदेश की तुलना में महाराष्ट्र में दीर्घकालिक रूप से गन्ने की पेराई का कार्य किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक अदरक का उत्पादन आंध्र प्रदेश में किया जाता है, 98% भाग है इसका, ठीक है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। इनको आप लोग फैक्ट के रूप में भी याद रखिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कल आप लोगों को सेंसस की क्लास और मिलने वाली है, मैंने बिल्कुल हाथ से आपको हैंडमेड नोट्स ही मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे आप लोग कैसे कि आप लोग चलते फिरते उसको याद कर लोगे, तो कल वाली क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, भारत में परिवहन और सिंचाई के संबंध में दिए गए कथनों पर ध्यान दें। सरहिंद नहर सतलज नदी से निकलती है और राजस्थान में कृषि हेतु जल की आपूर्ति करती है। भारत के सभी राज्यों में केरल में सड़क लंबाई किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सर्वाधिक है। बकिंगम नहर भारत के जलमार्ग संख्या 5 का भाग है। भारत के सर्वाधिक बृहद भाग में कृषि सिंचाई हेतु नलकूप ट्यूबवेल से जल प्रदान किया जाता है। बताइए आप लोगों ने ये पढ़ा है, थोड़ा बहुत इसको पढ़ा हो तो बताइए। चलिए तो यहाँ पे ये कह रहा है सरहिंद नहर सतलज नदी से निकलती है, राजस्थान में कृषि हेतु जल की आपूर्ति करती है, गलत हो जाएगा। ज्यादातर यहाँ से शायद एक तो चंबल है और एक बांध बनाया गया है, इंदिरा सागर बांध है, इंदिरा गांधी बांध है, एक वही है, उससे यहाँ पे राजस्थान में जल की आपूर्ति की जाती है। और भी है पर ये नहीं है यहाँ पे, जो आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारत के सभी राज्यों में केरल में सड़क लंबाई किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सर्वाधिक है, ये सही है। और इसके बाद में दिया गया आप लोगों से बकिंगम नहर भारत के जलमार्ग संख्या 5 का भाग है, ये गलत हो जाएगा। भारत के सर्वाधिक बृहद भाग में कृषि सिंचाई हेतु नलकूप ट्यूबवेल से जल प्रदान किया जाता है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों के भी यहाँ ट्यूबवेल लगा है जिसकी गहराई 300 फीट की गई है, ठीक है, इतना नीचे, मतलब जहाँ पे पत्थर मिल गया था वहां तक हमारे यहाँ बोर किया गया है पानी का, तब जा करके पानी मिला है। हमारे यहाँ खेत अच्छे खासे हैं लेकिन पानी नहीं है, तो इतनी ज्यादा कृषि होती नहीं है। बी और डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे आप लोगों को स्थानीय पवन दी गई हैं, उनके प्रकार दिए गए हैं। लेवेंटन नॉर्वेस्टर जोंडा बायस कौन सी पवन किस प्रकार की है। चलिए तो देखिए यहाँ पे आप लोग इनको अगर मिलाएंगे तो जो लेवेंटर होती है ये कैसी है, दक्षिण स्पेन में शीत वायु है ये। नॉर्वेस्टर की अगर आप लोग बात करेंगे तो नॉर्वेस्टर आप लोगों की न्यूजीलैंड में शुष्क व झोंकेदार पवन है। जोंडा जोंडा आप लोगों को देखने को मिलती है अर्जेंटीना में। और 22 आप लोगों को फ्रांस में शीत वायु है। ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों ने करेक्ट किया होगा। आगे बढ़िए। एक मिनट, आप लोग को ऑप्शन दिख रहे हैं ना, थोड़ा सा देख, चलो मैं थोड़ा सा इनको ऊपर कर लूंगी। सेकंड इसमें करेक्ट है, थर्ड में चलते हैं। मेरे को थोड़ा सा ऊपर दिखे जिससे आपको ऑप्शन दिखने लग जाए। अभी क्लियर होगा।
हम्म, चलिए यहाँ पर तिथि दी गई है और किसके रूप में बनाया जाता है। 2 फरवरी, 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर। तो देखिए यहाँ पे 2 फरवरी आप लोग मनाते हैं किसके लिए। 1 मिनट पहले आपसे बिन पूछी गई थी, इनको देख लीजिए। यहाँ पे कुछ स्थानीय पवने हैं जो आपसे पूछी जाती है, इनको आप लोग एक खाली पेज ले लेते हैं और उसमें लिख लीजिएगा। चलिए इनको लिख लीजिए क्योंकि ये आप इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। चिनुक, चिनुक, ये चलती है आप लोगों के यूएसए, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सिमून, ये चलती है अरब प्रायद्वीप में। हबूब, ये चलती है सूडान में, दक्षिण सूडान आप लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में योगा या फिर जोगा बोलते हैं आप लोग, जोंडा या ये योगा है जापान में। जोंडा अर्जेंटीना में। गिबली लीबिया में। आखन आल्प्स यूरोप में। खमसिन मिस्र में। लिबिटर दक्षिण स्पेन में। इसके बाद में आप लोगों की पेम्पेरो कंपास में। और बचती है आपकी बर्मा दक्षिण अफ्रीका में। ये वो हवाएं हैं, इनको आप लोग लोकल विंड्स भी बोलते हैं। ये पूछी जाती है आप लोगों से, बार बार पेपर में पूछी जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिखाई है। आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा 2 से 3 4 बार, तो आपको याद हो जाएगा। चलते फिरते आप लोग करेंगे तो भी हो जाएगा। आगे बढ़िए। तो फरवरी क्या बनाया जाता है, बताइए। 2 फरवरी को किसके रूप में मनाते हैं आप लोग। चलिए 2 फरवरी आप लोग मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है। वेटलैंड डे मनाते हैं आप लोग। 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। और 5 जून को तो सभी लोगों को पता है क्या मनाते हैं आप लोग, विश्व पर्यावरण दिवस। 16 सितंबर को होता है, सॉरी 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वो तो हो जाएगा डी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। ये थोड़ा सा स्लाइड में बन नहीं रहे थे तो इनको आप लोग एडजस्ट कर लेना, वैसे दिख तो रहे होंगे। अब यहाँ पे आप लोग को उपभोक्ता अपघटक दिए गए, डिकम्पोजर्स उदाहरण दिए गए हैं उनके। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कौन से होते हैं, तृतीयक कौन से हैं, एवं डिकम्पोजर कौन से हो जाएंगे। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता में आप लोग किसको रखेंगे बताइए। अच्छा यहाँ पे आप लोगों से दिवस पूछे गए थे, जो देखिए फेमस दिवस है उनको भी लिख लीजिए। ये आपसे कई बार पूछे गए हैं, यहाँ पे इनको भी लिख लीजिए। 21 मार्च को पूछे गए हैं, वही दिखा रहे हैं। 21 मार्च को मनाया जाता है क्या, विश्व वन दिवस, ठीक है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस, इसको जल दिवस। इसके बाद में आप लोग मनाते हैं 23 मार्च को, ये जो वो है जो आप लोगों से ज्यादातर पूछे जाते हैं। 23 मार्च को आप लोग मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस।
1 जून को मनाते हैं आप लोग क्या? विश्व दुग्ध दिवस। दुग्ध दिवस दिख रहा है? ठीक है। इसके बाद में आप 8 जून को मनाते हो विश्व महासागर दिवस। ये वो दिवस है जो आप लोगों से ज्योग्राफी के ही पेपर में पूछे गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट। ठीक है, सभी में आप कहीं ना कहीं से एक दिवस पूछा गया है, इनको इसलिए आप लोग याद कर लेना। 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका 16 अक्टूबर। इसको आप लोग मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, इसके बाद में आता है आप लोगों का 26 नवंबर। NOP 26 नवंबर। इसको आप लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका 7 अप्रैल। इसमें आप मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, और इसके बाद में आप लिख लीजिए 22 मई। इसको आप मनाते हैं विश्व जैव विविधता दिवस। इन सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है और आप ही के सब्जेक्ट से जो भी एग्जाम हुए हैं, उसमें पूछे गए हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब इनको करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं, तृतीयक कौन होते हैं, अपघटक या फिर डिकम्पोजर्स कौन होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आप लोग प्राथमिक उपभोक्ता, तो वो आपके कौन हो जाएंगे? मृग। ठीक है, द्वितीयक में अगर आप लोग चाहेंगे तो मृग को कौन खाता है? मृग को खाती है लोमड़ियां। तृतीयक में जाएंगे तो ये रोगी वगैरह कौन खाता है आपका? बाघ। अपघटक में जाएंगे डिकम्पोजर्स वो कौन होते हैं? फंगी या फिर आप इनको कवक बोलते हैं। ऑप्शन अगर आप लोग यहाँ पे मैच करेंगे, फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे देखते हैं आप लोगों से मैच कौन से पूछ रहे हैं। ज्यादा ही पूछ रहा है। चलिए, फसल संयोजन दिया क्या है? एकाकी राज्य, मध्यवर्ती अवसर, अनुक्रमिक, अधिवासन। और उनके अच्छा कौन सा यहाँ पे वर्क किसके द्वारा किया गया था? स्टोफर के, बिटलेसी, डी बॉन्थ्यूनेन, जेसी बीवर। चलिए तो इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो फसल संयोजन विश्लेषण है ये किसके द्वारा दिया गया था? जेसी बीवर के द्वारा दिया गया था। सभी लोग को पता है, ऑप्शन हटाएंगे तो ए गया, सॉरी सेकंड गया, थर्ड गया। एकाकी राज्य, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो इसकी अवधारणा दी गई थी बॉन्थ्यूनेन के द्वारा। मध्यवर्ती अवसर, ये किसके द्वारा किया गया था? एंटरिंग अपॉर्चुनिटी, ये दिया गया था स्टोफर के द्वारा। इंटरविनिंग अपॉर्चुनिटी, हाँ स्टोफर के द्वारा दिया गया था ये। और इसके बाद में आता है आपका अनुक्रमिक अधिवासन, डी ब्लेसी के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे आप लोग का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो फोर्थ हो जाएगा। सभी में द फॉलोइंग का ऑप्शन फोर्थ हो रहा है, तो के लगा के आते आप लोग डी लगा के आते सही हो जाता। ठीक है, डी for Delhi लग रहा है। चलिए,
प्राइमरम्प, पेडिप्लिन, पेनप्लिन, ये संकल्पनाएं किस विद्वान के द्वारा कौन सा शब्द दिया गया था? काफी इजी है, आप लोग फटाफट से बता दोगे आंखें बंद करके। चलिए तो देखिए, किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था डब्ल्यू पेक के द्वारा। पैडी प्लेन दिया गया था, ये दिया गया था एलसी किंग के द्वारा। पेन प्लेन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका सी एच क्रिकमे के द्वारा दिया गया था। पैडी प्लेन डब्ल्यू डेविस के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे आप लोग quote करते हैं। वाह, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, इसका क्या करेक्ट होगा, इसको भी देख लेते हैं यार। यहाँ पे मॉडल दिए गए हैं और उनके विद्वान दिए गए हैं। गतिशील सिद्धांत, स्थिर तरंग सिद्धांत, प्रगामी तरंग सिद्धांत, संतुलन सिद्धांत, डायनामिक थ्योरी, स्टेशनरी वेव थ्योरी, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, इक्विलिब्रियम थ्योरी, किसके द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई है, इसको आप लोगों को बताना है। देखिए ये थ्योरी है, इनको देख लीजिए। संतुलन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यहाँ पे नहीं, गतिशील सिद्धांत। जबकि डायनामिक थ्योरी है, ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी आर ए हैरिस के द्वारा। अगर आप लोग ए का फर्स्ट करते हैं, वाह, इसमें भी आप लोग का फोर्थ करेक्ट हो रहा है। एक मिनट, आपको दिख रहा है ना ये क्वेश्चन हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, आप लोग देखते हैं गतिशील सिद्धांत को, ये किसके द्वारा दिया गया था? डायनामिक थ्योरी आर ए हैरिस के द्वारा ही दिया गया था। और इसमें आपका स्थिर तरंग सिद्धांत है, ये दिया गया था किसके द्वारा? नहीं नहीं नहीं, गतिशील तरंग सिद्धांत ही इसका नहीं है। वही तो मैं सोच रही थी, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिए गए हैं। स्थिर तरंग सिद्धांत प्रगामी तरंग सिद्धांत हो जाएगा। स्थिर तरंग सिद्धांत दिया गया था आर एस हैरिस के द्वारा। तो अगर आप लोग एक का फर्स्ट करेंगे, भावना है कि मैं फिर से फोर की तरफ में चल दी थी। और इसके बाद में आप लोगों का गतिशील सिद्धांत जो दिया गया था, गति सिद्धांत ही लाप्लास के द्वारा दिया गया था। प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम बेवेल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम बेवेल के द्वारा। सी का फोर्थ है, बी का यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। सी का ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आप लोग हटा देंगे। ये तो दिक्कत कर रहे हैं, ऑप्शन गलत दिए गए हैं। इंग्लिश के ऑप्शन मैंने यहाँ पे रखे नहीं है। और जो आपका संतुलन सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया है? आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है। डी का सेकंड होगा, डी का सेकंड। सब गलत है, इसको आप लोग ऐसे देख लीजिए। गतिशील तरंग सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? लाप्लास के द्वारा दिया गया है, 1775 में दिया गया था, अब याद आ गया। ठीक है, गतिशील सिद्धांत ये लाप्लास के द्वारा दिया गया है। स्थिर तरंग सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? आर ए हैरिस के द्वारा। प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम बेवेल के द्वारा। संतुलन सिद्धांत न्यूटन के द्वारा। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे याद रखिएगा। ऑप्शन अगर आप लोग बनाए तो यहाँ पे ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा, और डी का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट होगा आपका। ऑप्शन यहाँ पे सही से मैच नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नदियां दी गई है और उसके सहायक नदियां दी गई है, इनको आप लोग सही से लगाना है। चलिए, काली सिंध, हसदेव सिंध और पूर्णा दी गई है। कौन सी किसकी सहायक नदियां है? तो देखिए यहाँ पे आप पढ़ेंगे काली सिंध को। काली सिंध किसकी सहायक नदियां है? ये चंबल की सहायक नदियां है। हसदेव ये आपकी महानदी की हो जाएगी। सिंध, सिंध जो सहायक नदी है वो यमुना नदी की है। पूर्णा, पूर्णा कहाँ की है? ये तापी नदी की है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग करेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर से फोर्थ करेक्ट है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इनकी नदियां पूछी गई हैं आप लोगों से, जो कई बार सहायक नदियों से पूछा जाता है। इनकी सहायक नदियां भी आप लोग देख लीजिए। कैसे स्लो स्लो चल रहा है यार।
चलिए, तो यहाँ पर कि अगर आप लोग सहायक नदियां देखें चंबल में आप लोग याद रखेंगे बनास, पार्वती, काली सिंध, आठू और परवन। ठीक है, ये चंबल की सहायक नदियां हो जाएंगी। ताप्ती की याद रख लीजिए, गिर- पंजरा, बोरी, अनर, गाधुर। ठीक है, और इसके बाद में आपकी महानदी की याद रखें, तो महानदी में आप लोगों की शिवनाथ हो जाएगी। ठीक है, जोंक, हसदेव, घमंड, तेल, और आपका यमुना नदी, यमुना। इसकी सहायक नदियों में आप याद रखेंगे सिंध, चंबल, बेतवा, केन, सिंगर, ये सभी यमुना की सहायक नदियां हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे आप लोगों को प्रमुख भाषा दी गई है और उनकी उपभाषा दी गई है, इनको भी लगा लीजिए। चलिए, भाषा और उनकी उपभाषाओं को। डार्डिक है, डार्डिक क्या आप लोग देखेंगे तो इनकी जो उपभाषा होती है वो सेनापति है। ठीक है, मूल हमें की जो भाषा है उपभाषा वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे खासी हो जाएगी। उत्तरी द्रविडियन की यहाँ पे उपभाषा आप लोग गोंडी याद रखेंगे, ऑस्ट्रिक की मुंडा हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन फिर से आप लोगों का फोर्थ करेक्ट है। ठीक है, इसके तो कुछ ज्यादा ही इलेक्शन बोल रहे हैं यार फोर्थ वाले। आगे बढ़िए। चलिए, यहाँ पे हवाएं दी गई हैं, कौन सी हवाएं किस तरीके की हैं ये आपसे पूछी गई है। ये जो वर्गीकरण है हवाओं का, ये होमर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये? होमर के द्वारा किया गया था। होमर एक कौन है? यूनानी भूगोलवेत्ता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, बोरस, यूरस, नोटस और जेफायरस ये चारों तरफ में चलने वाली तेज हवाएं हैं। अब इनको आप लोगों को डिफाइन करना है, कौन सी पुस्तक सॉरी कौन सी हवाएं किस साइड में चलती हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का बोरस जो है ये चलती है कहाँ पे? पूर्वी पवन होती है, गर्म और मंद होती है। यूरस आप लोग को पता हो तो यूरस आप लोगों की, नहीं 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 नहीं, बोरस पूर्वी नहीं होती है। एक मिनट एक मिनट, ये गलत है। जो बोरस होती है ये उत्तरी पवन होती है, तेज होती है, ठंडी और साथ इसके साथ में साफ पवन होता है। यूरस की आप लोग बात करें तो यूरस कैसी होती है, ये आप लोगों की पूर्वीय पवन होती है, गर्म होती है, मंद होती है। नोटस दक्षिणी पवन होती है, आर्द्र होती है, कभी कभी ध्रुव हो जाती है। जफारस पश्चिमी पवन होती है जो कि भयंकर झंझावाल के साथ में सुहावनी होती है। तो यहाँ पे आप लोगों के सभी ऑप्शन करेक्ट हो गए हैं। चलिए, तो एक आप लोगों का दूसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कथन दिए गए हैं और उनके विशेषज्ञ दिए गए हैं, कौन से भूगोलवेत्ता के द्वारा कौन सा कथन यहाँ पे कहा गया था। प्रादेशिक भूगोलवेत्ता शायद ऐसे क्षेत्र हैं जिनका महत्व नहीं है, कि सीमाओं का निर्धारण करने का प्रयास कर रहे हैं जिनका अस्तित्व नहीं है। विसरण विश्लेषण का नवाचार शायद ऐसे ऐतिहासिक भूगोल के बाहर भूगोल के समय में
सबसे सफलतापूर्वक शामिल किए जाने को दर्शाता है। भौगोलिक समस्याओं को पहचानना शायद उनका समाधान करने के लिए है। ऐतिहासिक प्रक्रियाएं जीवन पद्धति ऐसे को संरक्षित करने के लिए आदान प्रदान करती है। यहाँ पे इसकी इंग्लिश भी दी गई है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इनके जोग्राफर्स दिए गए हैं, कौन से जोग्राफर्स के द्वारा क्या बात कही गई थी। ठीक है, ये तो आप लोगों को याद नहीं होती हैं, मुझे भी नहीं होती है, मतलब मुझे ये सब याद तो नहीं होती है, बहुत ही कोई होगा जो गॉड गिफ्ट होता है, उसको ये याद हो जाती हो तो पता नहीं, लेकिन हमें तो नहीं होती। लेकिन इसको आप लोग क्या करेंगे, जैसे ये आपने एक पेपर सॉल्व किया, उसमें ये पूछे गए आपने, तो आपने इन सभी के जो भी आपसे डेफिनेशन की पूछी गई है, कथन इनके दिए गए हैं, एक पेपर लीजिएगा, कॉपी लीजिएगा, उसमें इन सभी को लिख लीजिएगा। तो ज्यादा नहीं तो आपसे अगर कभी लेकिन पढ़े में से आ जाएगा, तो आप कर क्या करोगे? तो आपको क्या करना है, उनको लिख करके चलना है अपने एक अलग से कॉपी पेन में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए, जो प्रादेशिक भूगोलविदता शायद ऐसे क्षेत्र हैं जिनका महत्व नहीं है कि सीमाओं का निर्धारण करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनका अस्तित्व नहीं है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था इब्रे के द्वारा। ठीक है, विसरण विश्लेषण का नवाचार शायद ऐतिहासिक भूगोल के बाहर भूगोल में समय को सबसे सफलतापूर्वक शामिल किए जाने को दर्शाता है। ये कहा गया था किसके द्वारा, तो ये कहा गया था आप लोगों के नोर्डन के द्वारा। ठीक है, डी का यहाँ पे फर्क हो जाएगा। भौगोलिक समस्या को पहचानना शायद उनका समाधान करने के लिए है, तो ये कहा गया था स्टोडार्ट के द्वारा। ऐतिहासिक प्रक्रिया जीवन पद्धति के रूप में भूदस्य को संरक्षित करने के लिए आधार प्रदान करती है, ये ले के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ये नीचे, मैं इसके ऑप्शंस लगाना भूल गई हूँ, तो इसको आप लोग इस तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित नियमों, संकल्पनाओं, सिद्धांतों को भूआकृति विज्ञान उद्गम के कालक्रम पुरातन से अद्यतन में व्यवस्थित करना है। समरूपता का नियम, संतुलन सिद्धांत, डाई आकृतिक विश्लेषण, डाई मॉर्फोलॉजी एनालाइज, भौगोलिक अपरदन चक्र। चलिए इनको कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग अगर इनको देखें, तो सबसे पहले अगर आपका पुरातन से अद्यतन में जाना है, ठीक है, ओल्ड से रिसेंट में जाना है। ठीक है, समरूपता का नियम यहाँ पे बात कर रहा है। समरूपता यानी कि आपसे वो पूछ रहा है, ये एक रूपतावाद वाला। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले आया था। एक वो आप सबसे पहले 3 में दिया गया है, इसको हटा देंगे। ये तो आया 1785 में आया था शायद, है ना, 1785 में आया था। और इसके बाद में आप लोगों का आया था भौगोलिक अपवर्तन चक्र, 1899 में भौगोलिक अपवर्तन चक्र आप लोगों से पूछा गया है। कितने नॉलेज दिए मैंने, ये मेरा पेन टेप पता नहीं क्यों आज स्लो चल रहा है, बार बार दिक्कत कर रहा है। 1899 में भौगोलिक अपवर्तन चक्र पूछा गया था। इसके बाद में आप लोगों का क्या हो जाएगा, भौगोलिक अपवर्तन चक्र। ए के बाद में डी हो गया सोल्व। ठीक है, हो गया। इसके बाद में आप लोगों को पता है डाई आकृतिक विश्लेषण, डाइमॉर्फुलस, तो ये जो दिया गया था पिंक की बात कर रहा है। ठीक है, पिंक ने कब दिया था इसको, 1924 में दिया था। ठीक है, और इसके बाद में आप लोग किया था गतिक संतुलन सिद्धांत, डायनामिक थ्योरी आती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी भी आता है। थर्ड ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। दलदली समुदाय मार्स कम्युनिटी की खाद्य श्रृंखला के सही क्रम की पहचान कीजिए। तितली, बाज, सर्प, हरितपादक, मेंढक। तो सबसे पहले यहाँ पे किसको रखेंगे आप लोग बताइए। सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स को, तो डी पहले आएगा। डी तीन पहले दिया गया है। डी के बाद में जो हरे पौधे होते हैं इनको कौन खाता है, हरे पौधे को कौन खाता है, तितलियां खाएंगी। कौन बैठती है इन पे, तितलियां बैठती हैं। तो डी के बाद में ए अगर आप लोग करते हैं तो ये गया। अब इसके बाद में तितलियों को कौन खाएगा, पता, तितली खाएगी तो मेंढक। ठीक है, मेंढक आ जाएंगे यहाँ पे।
तितलियों को नहीं खाएंगे, लेकिन हाँ इसके बाद में मेंढक आते हैं। मेंढक के बाद में आप लोग के आते हैं कौन? सर्प आते हैं। सर्प के बाद में आप लोगों के बाज आ जाएंगे। सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। बॉन्थिलन मॉडल में नगर केंद्र से भूमि उपयोग के विभिन्न संकेंद्रीय खंडों का सही अनुक्रम कौन सा है? बिना खेती वाली भूमि के फसलों की खेती, यूटिलिटी और टिम्बर, बाजार बागवानी और दुग्ध उत्पादन, तीन फील्ड प्रणाली, पशुपालन। यहाँ पे बॉन्थिलन के अनुसार दिया गया है, पूछा गया है कि उनका सही क्रम लगाना है। कोर एरिया से बाहर की तरफ चलना है आप लोगों को। इंग्लिश यहाँ पे लगाया होगा, इनको देख लीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक जोन ऑफ डिफरेंट लैंड यूज सिटी सेंटर firewood and timber, market gardening and milk production, three field system, livestock ranching। बताइए कौन कौन सा सर पहले के नंबर पाएगा? तो जो आप लोगों ने बॉन्थिनन को पढ़ा होगा, तो इन्होंने शहर को केंद्र माना था और सात, कितने, सात इन्होंने पेटियों में इसको विभाजित किया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो दी गई है उनको लगाते हैं, किस तरीके से इनमें दी गई थी। पहले तो इनको लगा लेते हैं, इसके बाद में पूरी लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी होगी? बाजार बागवानी और दुग्ध उत्पादन। ठीक है, ये जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं। तो ये आपका पहला हो गया। सी के बाद में इन्होंने रखा था किसको? यहाँ पे ईंधन लकड़ी और टिम्बर को रखा था। और सी के बाद में बी अगर आप लोग जाएंगे तो सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद में बिना पड़ती भूमि के फसलों की खेती, तीन फील्ड प्रणाली, पशुपालन। ये आप लोग को क्या हो जाएगा? ये तो पांच है, लेकिन इन्होंने कौन कौन से रखे थे? ये पांच हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पहला इन्होंने रखा था क्या? बाजार बागवानी, इसको तो इन्होंने पहले में रखा था। और इसके बाद में टिम्बर इनको दूसरे में ही रखा था। तीसरे में इन्होंने बिना पत्ती वाली भूमि रखा था, यानी कि ये आपका थर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद में उन्होंने तीन खेत प्रणाली रखी थी फोर्थ में। ठीक है, तीन खेत प्रणाली के बाद में उन्होंने सात खेत प्रणाली भी रखी थी। इसके बाद में एक और रखी थी सात खेत प्रणाली। ठीक है, ये भी इन्होंने रखा था। और इसके बाद में पशु चारण भी रखा था, उसके बाद में बंजर भूमि इसमें इसी में ऐड किया था। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित देश किसके अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए इनको कर लेते हैं अवरोही क्रम में। तो इसमें अवरोही क्रम में अगर आप लोग चलेंगे, बड़े से छोटे में जाना है, तो यहाँ पे आप लोगों का पहले स्विट्जरलैंड होगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड के बाद में यहाँ पे आपका होता है नॉर्वे। नॉर्वे के बाद में यहाँ पे आपका आइसलैंड आएगा। और इसके बाद में आपका ऑस्ट्रेलिया आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कितना होगा? फोर्थ हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, फटाफट से चलते हैं, आज हो जाता है। विश्व में गैर धार्मिक जनसंख्या के अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित प्रदेशों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आंग्ल अमेरिकी, दक्षिण प्रशांत, पूर्व एशिया, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका। तब इनको अवरोही क्रम में चलना है गैर धार्मिक जनसंख्या के आधार पर। तो चलिए को भी देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग का आता है पूर्व एशिया। ठीक है, पूर्व एशिया के बाद में आप लोगों का आता है पूर्वी यूरोप। और पूर्वी यूरोप के बाद में आपका आंग्ल अमेरिका आता है। आंग्ल अमेरिका के बाद में, नहीं 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 नहीं, आंग्ल अमेरिका बाद में आएगा। ये नहीं, इसके बाद में आपका दक्षिण प्रशांत आता है। दक्षिण प्रशांत के बाद में आता है आंग्ल अमेरिका। और इसके बाद में आपका आता है लैटिन अमेरिका। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज का सेशन कंप्लीट होता है। ये क्लास कैसी लगी आप लोगों को जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।